नमस्कार। आज पुनः मैं हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने मंटो की ही एक दूसरी कहानी लेकर। मंटो ने बहुत तरह की कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन क्या होता है कि हम किसी भी लेखक या व्यक्ति को कुछ कहानियों में, कुछ उपन्यासों में, कुछ उनकी रचनाओं में बांध लेते हैं और प्रतिनिधि कह करके एक व्यक्ति को उस प्रतिनिधि के जो सीखचे में उसको कैद कर लेते हैं। मंटो का जब भी नाम लेते हैं तो हमें वही गिनी चुनी जो कहानियाँ हैं उनकी, टोबा टेक सिंह, ठंडा गोश्त, खोल दो, इसी तरह की कहानियाँ हमें याद आती हैं। लेकिन मंटो ने बहुत सारा कुछ लिखा है और इसीलिए जब मैं आप लोगों को, महेंद्र जी नमस्ते, जब मैं कहानियाँ सुनाना शुरू करती हूँ तो उससे पहले मैं अनेक कहानियाँ पढ़ती हूँ और उसके बाद डिसाइड करती हूँ कि आज कौन सी कहानी सुनाऊँ। आज मैंने जो आप लोगों के लिए कहानी चुनी है वो अपने आप में बहुत ही खास कहानी है। विदिशा नमस्ते। और उसका नाम है सरकंडों के पीछे। अच्छा, हम देखेंगे कि मंटो बहुत ही निर्मम तरीके से मनुष्य के कई रूपों को उजागर करते हैं। बड़े ही निर्मम, ठंडे, निष्प्रह जैसे उस तरीके से करते हैं और उनकी लेखनी ऐसे कहती है जैसे ऐसे भी लोग होते हैं, देखते रहिए, ऐसे भी तो होते हैं, कई तरह के लोग हैं और ये दुनिया बहुत से लोगों से बनी हुई है, बहुत तरीके के लोगों से बनी हुई है और प्रेम के भी कई रूप होते हैं। मैंने जैसे कि अपने आज जब आप लोगों को सूचना दी तो उसमें लिखा कि कुछ तो बिल्कुल ऐसा प्रेम होता है जो अंधा विश्वास कर लेता है अपने पार्टनर पर, अपने प्रेमी प्रेमिका पर। ऐसा विश्वास कि क्या कहें। कुछ ऐसा प्रेम होता है जो हरदम डरा डरा सा रहता है, खो जाने का डर, किसी चीज़ के खो जाने का डर। और कुछ ऐसा प्रेम होता है जो आव देखता है ना दाव और वार कर देता है। तो देखिए ये कैसी प्रेम की कहानी है, सरकंडों के पीछे। और फिर से देखेंगे कि लड़की कैसी है, जिस लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कैसी है। और एक वाक्य इसमें बार बार आएगा, उस पर ज़रा गौर कीजिएगा, क्योंकि वो वाक्य बड़ा मानीखेज है और उसका कोई भी अर्थ आप निकाल सकते हैं, जैसे कि खुद मंटो ने अपनी कहानी लिखते में कह दिया। चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। कौन सा शहर था, इसके मुतालिक जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको मालूम करने और मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना कह देना काफ़ी है कि वह जगह जो इस कहानी से मुताल्लिक है सरहद के आसपास ही कहीं होता है, बॉर्डर के करीब। और जहाँ वह औरत रहती थी वह घर झोपड़ी नुमा था, सरकंडों के पीछे। घनी बाड़ सी थी जिसके पीछे उस औरत का मकान था, कच्ची मिट्टी का बना हुआ। यह बाड़ से कुछ फासले पर था, इसलिए सरकंडों के पीछे छुप सा गया था। इतना छुप गया था कि बाहर कच्ची सड़क पर से गुजरने वाला कोई भी इसे देख न सकता था। मिट्टी का बना मकान। सरकंडे बिल्कुल सूख गए थे, मगर वह कुछ इस तरह से जमीन में गड़े हुए थे कि एक मोटा पर्दा बन गया। मालूम नहीं वह सरकंडे उस औरत ने खुद वहां पैबस्त किए थे या वो पहले से ही मौजूद थे। बहरहाल कहना यह है कि वह आहनी किस्म के पर्दा पोश थे। पर्दा बना दिया था सरकंडों ने। मकान कह लीजिए या मिट्टी का झोपड़ा, छोटी छोटी 3 कोठड़ियां थीं। कोठरियां नहीं लिखा है, कोठड़ियां, मगर साफ सुथरी। सामान मुख्तसर था मगर अच्छा। पिछली कोठरी में एक बहुत बड़ा निवाड़ी पलंग था, निवाड़ से बुना हुआ पलंग। हम सब, हमारी उम्र के लोग तो जानते ही हैं निवाड़। पलंग के करीब ही कच्ची दीवार में एक नाकचा था जिसमें सरसों के तेल का दिया रात भर जलता था। वह ताकचा भी साफ सुथरा रहता था। ताक थी और वह दिया भी, जिसमें हर रोज नया तेल, नई बत्ती डाली जाती थी। नया तेल, नई बत्ती, ध्यान दें।
अब मैं आपको उस औरत का नाम बताता हूँ जो उस मुख्तसर से मकान में, जो सरकंडों के पीछे छुपा रहता था, अपनी जवान बेटी के साथ रिहाइश पजीर थी। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, कई कई बातें उसके बारे में कही जाती हैं। बाज लोग कहते हैं कि वह उसकी बेटी नहीं थी, यह एक यतीम लड़की थी जिसको उसने बचपन ही से गोद लेकर पाल पोस कर बड़ा किया था। बाज लोग कहते हैं कि वह उसकी सौतेली बेटी थी। जरा गौर से सुने आप लोग, इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा। कुछ ऐसे भी हैं जिनका ख्याल है कि वह उसकी सगी बेटी थी। हकीकत जो कुछ भी है, उसके मुतालिक विश्वास से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हाँ, कहानी पढ़ने के बाद आप ही खुद कोई राय कायम करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। देखिए, मैं आपको उस औरत का नाम बताना भूल गया। बात असल में यह है कि उस औरत का नाम कोई अहमियत नहीं रखता। उसका नाम आप कुछ भी समझ लीजिए, सकीना, मेहताब, गुलशन या कोई और। आखिर नाम में क्या रखा है, समझ गए ना? लेकिन चलिए, आपकी सहूलियत के लिए मैं उस औरत को सरदार कहूंगा। सरदार अधेड़ उम्र की औरत थी। वह किसी जमाने में यकीनन खूबसूरत रही होगी। अब उसके सुर्ख और सफ़ेद गालों पर किसी कदर झुर्रियाँ पड़ गई थी, फिर भी वह अपनी उम्र से कई बरस छोटी दिखाई देती थी। मगर हमें उसके गालों से या उसकी उम्र से कोई ताल्लुक नहीं। उसकी बेटी, मालूम नहीं वह उसकी बेटी थी भी या नहीं। शबाब का बड़ा दिलकश नमूना थी। उसके खद्दो खाल में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे यह नतीजा निकाला जा सके कि वह फाहिशा यानी चरित्रहीन थी। लेकिन यह हकीकत है कि उसकी माँ उससे पेशा कराती थी और खूब दौलत कमा रही थी। कौन? अरे अपनी यही सरदार। यह भी हकीकत है कि उस लड़की को, जिसका नाम फिर आपकी सहूलियत के खातिर मैं नवाब रखे देता हूँ, इस पेशे से नफरत नहीं थी। असल में उसने आबादी से दूर एक ऐसे मकाम पर परवरिश पाई थी कि उसको सही बात पता ही नहीं थी, सही जिंदगी मालूम ही नहीं थी कि क्या होती है। जब सरदार ने बिस्तर पर उस नेवाड़ी पलंग पर पहला मर्द नवाब के से परिचित कराया होगा, तो नवाब ने यही समझा होगा कि तमाम लड़कियों की जवानी का आगाज कुछ इसी तरह से होता है। जब वह अपनी उस कस्बियाना जिंदगी से परिचित हो गई थी, उसके नज़दीक उसकी जिंदगी की पराकाष्ठा यही थी कि अनजाने मर्द दूर दूर से चलकर उसके पास आते थे और उसके साथ उस निवाड़ी के पलंग पर सोते थे। यूं तो वह हर लिहाज से एक फाहिशा औरत थी, यानी चरित्रहीन औरत थी, उन मानों में जिनमें हमारी शरीफ और मुत्तहर औरतें उस जैसी औरतों को देखती हैं। मगर सच पूछिए तो उसको इस विषय का कुछ पता ही नहीं था कि वह गुनाह की जिंदगी बसर कर रही है। वह गुनाह के मुतालिक गौर भी कैसे कर सकती थी? वह गुनाह के बारे में कुछ जानती ही न थी। गुनाह का कुछ पता हो तब न पता चले गुनाह हो रहा है। उसके जिस्म में खुलूस था। वह हर मर्द को जो हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद एक तवील दूरी तय करके आता था, तवील माने बहुत दूरी, लंबी दूरी, अपना आप से पुर्द कर देती थी। वह समझती थी कि हर औरत का यही काम है। वह हर मर्द की हर ज़रूरतें, हर आसाइश, हर आराम का ख्याल रखती थी। वह किसी मर्द की कोई नन्ही सी भी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करती थी। नवाब को शहर के लोगों के तल्लुकात या उनके क्या संबंध होते हैं इसका कोई इल्म ही नहीं था। वह यह कतई नहीं जानती थी कि जो मर्द उसके पास मोटरों में बैठकर आते हैं, वह सुबह सवेरे अपने दांत ब्रुश से साफ करने के आदी होते हैं। वह आँख खुलते ही सबसे पहले बिस्तर में चाय की एक प्याली पीते हैं और रफ़े हाजत के लिए जाते हैं। उसने आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े अल्हड़ तरीके से उन मर्दों की आदत से कुछ वाकफियत हासिल कर ली थी। फिर उसे बड़ी उलझन होती थी कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते। कोई सुबह सवेरे उठते ही सिगरेट मांगता तो कोई चाय,
बाज ऐसे भी होते थे जो उठने के नाम ही नहीं लेते थे, सोते ही रहते थे। कुछ सारी सारी रात जागते रहते थे और कुछ तो ऐसे थे कि सुबह होते ही मोटर पर रफक। सरदार बेफिक्र थी। उसको अपनी बेटी पर या जो कुछ भी बात थी उस पर पूरा भरोसा था कि वह अपने ग्राहकों को संभाल सकती है। वह हर वक्त अफीम की गोली खाकर खाट पर सोई रहती थी। जब कभी ज़्यादा शराब पी लेने के बायस किसी गाहक की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती तो वह उठाए जाने पर गुनुद्दीन के आलम में उठा करती और नवाब को हिदायत दिया करती थी, इसको अचार खिला दे, अरे नमक पानी मिला के पिला दे, अभी उल्टी हो जाएगी, इसका ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, थपकियां दे दे के सुला दे, सो जाएगा। सरदार एक मामले में बड़ी सतर्क थे। जो ही कोई गाहक आता वह उससे नवाब की फीस पहले ही वसूल करके अपने नेफे में महफूज कर लेती थी और अपने मखसूस अंदाज में दुआएं देने के बाद वह आराम से डिबिया में से अफीम की गोली निकाल के मुंह में डालकर सो जाती थी। यूं जो रुपया आता था उसकी मालिक सरदार थी। समझ गए ना आप, रुपए के मालिक सरदार थी। लेकिन जो तोहफे तहाइफ वसूल होते थे वह नवाब ही के पास रहते थे। उसके पास आने वाले लोग दौलतमंद होते थे, इसलिए वह बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनती थी और किस्म किस्म के फल और मिठाइयाँ खाती थी। नवाब खुश थी। मिट्टी के लिपे पुते उस मकान में जो सिर्फ 3 छोटी छोटी कोठरियों का एक जुमावड़ा था, वह अपनी दानिश के मुताबिक बड़ी दिलचस्प और खुशगवार जिंदगी बसर कर रही थी। एक फौजी अफसर ने उसे ग्रामोफोन और बहुत से रिकॉर्ड ला दिए थे। फुर्सत के औकात में वह उनको बजा बजा कर फिल्मी गाने सुनती रहती थी और उनकी नकल उतारने की कोशिश करती रहती। उसके गले में कोई रस नहीं था, मगर वह उससे बेखबर थी। सच पूछिए तो उसको किसी बात की खबर ही नहीं थी। न उसको इस बात की ख्वाहिश थी कि वह किसी चीज से बाखबर हो। जिस रास्ते पर वह डाल दी गई थी वह रास्ता उसने कबूल कर लिया था, बड़ी बेखबरी के आलम में। सरकंडों के उस पार दुनिया कैसी है उसके मुतालिक वह कुछ नहीं जानती थी, सिवाय इसके कि वह एक कच्ची सड़क है जिस पर हर तीसरे चौथे दिन धूल उड़ाती एक मोटर आती है, रुक जाती है, फिर हॉर्न बजता है और उसकी माँ या जो भी वह कोई थी खाट पर से उठती है, सरकंडों के पास जाकर मोटर वाले से कहती है कि वह मोटर जरा दूर खड़ी करके अंदर आ जाए। फिर वह अंदर आ जाता है। थोड़ी देर के बाद निवाड़ी पलंग पर बैठकर वह उसके साथ मीठी मीठी बातों में मशगूल हो जाता है। उसके यहाँ आने जाने वालों की तादाद ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 5-6 लोग होंगे, मगर ये 5-6 लोग मुस्तकिल यानी कि पक्के ग्राहक थे। और सरदार ने कुछ ऐसा इंतजाम कर रखा था कि उनका आमना सामना न हो। सरदार बड़ी होशियार औरत थी। वह हर ग्राहक के लिए कुछ इस तरह से दिन मुकर्रर करती थी कि किसी को भी शिकायत का मौका न मिलता था। वह खास तौर से इस बात का भी ध्यान रखती थी कि कहीं नवाब मां न बन जाए। जिन हालात में नवाब अपनी जिंदगी गुजर कर रही थी उस हालात में उसका बस मां बन जाना यकीनी था, मगर सरदार 2-2.5 वर्ष से बड़ी कामयाबी के साथ इस कुदरती खतरे से निपट रही थी। समझ गए ना? सरकंडों के पीछे यह सिलसिला 2-2.5 बरस से बड़े हमवार तरीके से चल रहा था। पुलिस वालों को बिल्कुल इल्म न था। बस सिर्फ वही लोग जानते थे जो वहां आते थे, या फिर सरदार जानती थी और उसकी बेटी नवाब, या जो कोई भी आता था वही बस। एक दिन सरकंडों के पीछे उस मकान में एक इनकलाब आ गया। एक बहुत बड़ी मोटर गालिबन डोज कच्ची सड़क पर रुकी। बहुत बड़ी मोटर रुकी, हॉर्न बजा तो सरदार कोठरी के बाहर निकली। बाड़ के पास जाकर उसने देखा कि कोई अजनबी है। उसने कोई बात न की, चुपचाप फिर गई। अजनबी ने सरदार को देखा मगर कुछ न कहा। फिर उसने जरा दूर ले जाकर मोटर खड़ी की। मोटर से उतरने के बाद वह घनी बाड़ में तकरीबन छुपे हुए रास्ते से सरदार की तरफ देखे बगैर यकीनी अंदाज में बढ़ा, जैसे बरसों से आने जाने वाला हो।
सरदार सटपटाकर बाड़ के पास खड़ी की खड़ी रह गई। दरवाजे की दहलीज पर नवाब ने अजनबी को बड़ी प्यारी मुस्कान से खैर मकदम किया, उसका स्वागत किया। आइए। और फिर उसे उस कोठरी में ले गई जिसमें निवाड़ी पलंग बिछा हुआ था। अभी वे दोनों साथ साथ पलंग पर बैठे ही थे कि सरदार आ गई। वह होशियार औरत थी। उसने महसूस किया कि अजनबी किसी दौलतमंद घराने से है, खुश शक्ल भी है, सुंदर है और सेहतमंद भी। उसने अंदर कोठरी में दाखिल होकर अजनबी को सलाम किया और पूछा, हुजूर, आपको इधर का रास्ता किसने बताया? अजनबी मुस्कुराया, फिर बड़े प्यार से उसने नवाब के गोश्त भरे गालों में अपनी उंगली चुभो कर कहा, इसने। नवाब तड़प कर एक सिमट गई और उसने एक अदा के साथ कहा, हाय, मैं तो तुमसे कभी मिली ही नहीं। अजनबी की मुस्कुराहट उसके होठों पर और ज्यादा फैल गई। लेकिन हम तो कई बार तुमसे मिल चुके हैं। नवाब ने पूछा, कहाँ, कब? मैंने तो नहीं देखा। हैरत के आलम उसका छोटा सा मुंह कुछ इस तौर पर वाह हुआ कि उसके चेहरे के दिलकशी में इजाफा और बढ़ गया, उसमें बढ़ गया, उसका कारण बन गया वो। अजनबी ने उसका गुदगुदा हाथ पकड़ लिया और सरदार की तरफ देखते हुए कहा, अपनी माँ से पूछ लो। नवाब ने बड़े भोलेपन के साथ अपनी माँ से, या जो भी कोई थी वो उसकी, पूछा कि वह शख्स कब और कहाँ मिला था। सरदार सारा मामला एकदम समझ गई कि वह 5-6 लोग जो उसके यहाँ आते हैं उनमें से किसी एक ने नवाब का जिक्र किया होगा और सारा आता पता बता दिया होगा। उसने नवाब से कहा, मैं बता दूंगी तुझे। और यह कहकर वो बाहर चली गई। खाट पर बैठकर उसने डिबिया में से अफीम की गोली निकाली, मुंह में रखी और लेट गई। वह मुतमईन हो गई थी कि आदमी अच्छा है और कोई गड़बड़ नहीं करेगा। यकीन से तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन संभवतः इस अजनबी का नाम हैबत खान था और जो जिला हजारा का बहुत बड़ा रईस था। नवाब के अल्हड़पन से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने रुखसत होते वक्त सरदार से कहा, अब नवाब के पास कोई नहीं आएगा, कहे जाता हूँ, किसी और को मत आने दीजिएगा। सरदार होशियार औरत थी। उसने हैबत खान से कहा, खान साहब, यह कैसे हो सकता है? क्या आप इतना रुपया? हैबत खान ने सख्त निगाहों से सरदार को देखा और उसकी बात काट दी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और 100-100 के नोट की एक गड्डी निकाली और नवाब के कदमों में फेंक दी। इसके बाद उसने अपनी उंगली से एक हीरे की अंगूठी उतारी, नवाब की उंगली में पहनाई और तेजी से सरकंडों के उस पार चला गया। नवाब ने नोटों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, बस वह तो अपनी सजी हुई अंगूठी देख रही थी। काफी बड़े हीरे से रंग रंग की शुआएं फूट रही थी। बाहर कच्ची सड़क से मोटर स्टार्ट होने की आवाज उसके काने में पहुंची तो वह चौंकी। सरकंडों की बार की तरफ लपकी। गर्दो गुबार के सिवा सड़क पर कुछ नहीं था। गर्दो गुबार के सिवा सड़क पर कुछ नहीं था। सरदार नोटों की गड्डी उठाकर नोट गिन चुकी थी। एक नोट और होता तो पूरे 2000 होते। इस पर उसे अफसोस न हुआ। सारे नोट उसने अपने घेरेदार सलवार के नेफे में बड़ी सफाई से उड़सने के बाद डिबिया खोली, अफीम की एक बड़ी सी गोली निकाली और बड़े इत्मीनान से मुंह में डालकर खाट पर लेट गई और देर तक सोती रही। नवाब बहुत खुश थी। वह बार बार अपनी उंगली को देखती जिसमें हीरे की अंगूठी पड़ी हुई थी। तीन चार रोज गुजर गए। इस दौरान में 5-6 पुराने ग्राहकों में से एक आया तो सरदार ने कहा, पुलिस का खतरा है, इसलिए उसने धंधा बंद कर दिया है। यह ग्राहक जो खासा दौलतमंद था, असफल वापस चला गया। सरदार को हैबत खान ने बहुत मुतासिर किया था। उसने अफीम खाकर पींग के आलम में सोचा था कि अगर आमदनी उतनी ही रहे जितनी की है और ग्राहक सिर्फ एक हो तो बहुत अच्छा है। उसने फैसला कर दिया था कि वह अब सब ग्राहकों को आहिस्ता आहिस्ता यह कहकर टरका देगी कि पुलिस वाले पीछे पड़ गए हैं और वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ग्राहकों की इज्जत खतरे में पड़ जाए। ग्राहकों की इज्जत खतरे में पड़ जाए।
हैबत खान एक हफ्ते के बाद नमूदार हुआ। उस दौरान सरदार ने 2 और ग्राहकों को मना कर दिया था कि वह इधर का रुख ना किया करें। हैबत खान उसी शान से आया जिस शान से पहले रोज आया था। आते ही उसने नवाब को छाती के साथ भींच लिया। सरदार ने उससे कोई बात ना की। नवाब उसे, बल्कि यूं कहिए वह नवाब को उस कोठरी में ले गया जहां निवाड़ी पलंग बिछा हुआ था। इस बार सरदार अंदर न गई। वह अपनी खाट पर अफीम की गोली खाकर ऊँघती रही। इस बार हैबत खान बहुत आनंद विभोर हुआ। उसको नवाब का अल्हड़पन और भी ज्यादा पसंद आया। नवाब पेशेवर, ये शब्द मंटो साहब का है, पेशेवर रंडियों के चरित्रों के से कतई नावाकिफ थी। उसमें वह घरेलूपन भी नहीं था जो आम घरेलू औरतों में होता है। उसमें ऐसी कोई बात थी जो खुद उसकी अपनी थी, दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ। वह बिस्तर में हैबत खान के साथ इस तरह लेटती थी जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के साथ लेटता है। माँ की छातियों पर हाथ फेरता है, माँ की नाक के नथनों में अपनी उंगलियां डालता है, माँ के बाल नोचता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता सो जाता है। हैबत खान के लिए एक नया तजुर्बा था। उसके लिए औरत की यह किस्म बिल्कुल निराली, दिलचस्प और आनंददायक थी। फरहत बख्श। वह अब हफ्ते में 2 बार आने लगा था कि नवाब उसके लिए बेपनाह कशिश बन गई थी। सरदार खुश थी कि उसने अपने नेफे में उसेरने के लिए काफी नोट मिल जाते थे, लेकिन अब नवाब अपने अल्हड़पन के बावजूद सोचने लगी थी कि हैबत खान डरा डरा सा क्यों रहता है। जब कभी सरकंडों के उस पार कच्ची सड़क पर से कोई लॉरी या मोटर गुजरती है तो वह सहम जाता है। वह उससे अलग होकर बाहर जाता है और क्यों छुप छुप कर देखता है कि कौन है कौन नहीं है। एक रात 12 बजे के करीब सड़क पर से कोई लॉरी गुजरी। हैबत खान और नवाब दोनों एक दूसरे से गुठे हुए सो रहे थे कि एकदम हैबत खान बड़े जोर से कांपा और उठकर बैठ गया। नवाब की नींद बड़ी हल्की थी। हैबत खान कांपा तो सिर से पांव तक यूं लरज गई जैसे उसके अंदर कोई जलजला आ गया हो। चीख कर उसने पूछा, क्या हुआ? हैबत खान अब किस कदर का समझ चुका था। उसने खुद को और ज्यादा संभाल कर कहा, कोई बात नहीं, मैं शायद डर गया था, ख्वाब में था ना। रात की खामोशी में लारी की आवाज दूर से अभी तक आ रही थी। नवाब ने कहा, नहीं खान, कोई बात है। जब भी कोई मोटर या लॉरी सड़क पर से गुजरती है तुम्हारी यही हालत हो जाती है। क्या हुआ? क्यों डर जाते हो तुम इतना? मैं होती हूँ ना तुम्हारे पास, फिर भी डर जाते हो तुम। छो जाओ। हैबत खान की यह शायद दुखती रग थी जिस पर नवाब ने हाथ रख दिया था। उसने अपना मर्दाना वकार कायम करने के लिए बड़े तेज लहजे में कहा, मोटरों और लॉरियों से डरने की क्या वजह हो सकती है, बताओ? क्यों डरूंगा मैं मोटरों और लॉरियों से? खाम खा। अब हैबत खान ने नवाब का दिल बड़ा नाजुक था। हैबत खान के तेज लहजे से उसे ठेस लगी और उसने बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दी। डांटो मुझे, जाओ। जब हैबत खान ने नवाब को चुप कराया तो वह जिंदगी का एक लतीफ तरीन हज से आशना हुआ कि कोई औरत ऐसी भी हो सकती है। अरे! और उसने नवाब को बहुत अपने करीब ला करके, चिपका करके, दिल पर उस पर ऐसे जैसे रख करके उसका सर सहलाया और उसको सुला दिया। हैबत खान अच्छे कट काठी का आदमी था। उसका जिस्म गठा हुआ था, वह खूबसूरत था। उसकी बाहों में नवाब ने जिंदगी में पहली बार बड़ी प्यारी हरारत महसूस की थी। उसको जिस्मानी लज्जत की अलिफ बे यानी क ख हैबत खान ने सिखाई थी। वह अब उससे मोहब्बत करने लगी थी। यूं कह लीजिए कि वह शायद जो मोहब्बत होती है उसका भेद अब उसके सामने खुल रहे थे। हैबत खान अगर एक हफ्ते गायब रहता तो नवाब ग्रामोफोन पर दर्दीले गीतों के रिकॉर्ड बजाती और खुद उसके साथ गाती, आहें भरती। वह अब तक बस एक उलझन में गिरफ्तार थी कि हैबत खान मोटरों और लारियों की आमदो रफ्त से क्यों घबराता है।
महीनों गुजर गए। नवाब की स्फूर्तिगी और उसकी प्रवृत्ति में, उसके प्रेम की प्रवृत्ति में इजाफा होता गया, मगर उसकी उलझन भी बढ़ती गई कि अब हैबत खान चंद घंटों के लिए आता है और अफरा तफरी में के आलम में वापस चला जाता है। वह महसूस करने लगी थी कि यह सब किसी मजबूरी की वजह से है। वह यह जान गई थी कि हैबत खान का जी ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उसके साथ रहने का करता है। उसने कई मर्तबा हैबत खान से उसके बारे में पूछा, मगर वह बात गोल कर गया। एक दिन सुबह सवेरे हैबत खान की डोज सरकंडों के पार उठी। नवाब सो रही थी। हान बजा तो वह चौंक कर उठी और फिर वह आंखें मलती मलती बाहर निकल आई। हैबत खान जरा फासले पर मोटर खड़ी करने के बाद मकान के भीतर पहुंच चुका था। नवाब दौड़ती हुई उससे जाकर लिपट गई। वो उसे गोद में उठाकर अंदर उस कोठरी में ले गया जहां निवाड़ का पलंग बिछा हुआ था। देर तक दोनों बात करते रहे, प्यार मोहब्बत की बातें। जाने नवाब के दिल में क्या आई उस रोज उसने जिंदगी की अपनी पहली फरमाइश की, खान मुझे सोने के कड़े ला दो ना। हैबत खान ने उसकी मोटी मोटी गोश्त भरी सुर्खों सफ़ेद कलाइयों को कई मर्तबा चूमा और कहा, कल ही आ जाएंगे, तुम्हारे लिए तो मेरी जान हाजिर है। नवाब ने एक अदा के साथ मगर अपने मखसूस अल्हड़ अंदाज में कहा, खान जाने दो, जान तो मुझे ही देनी पड़ेगी। हैबत खान यह सुनकर कई बार उसके सदके हुआ और बड़ा पुरलुफ्त वक्त गुजारने के बाद चला गया। बहुत आनंद करने के बाद, अच्छा बहुत मौज मस्ती करने के बाद चला गया। चलते चलते वह वादा कर गया कि वह अगले दिन आएगा और सोने के कड़े उसके नर्म नर्म हाथों में खुद पहनाएगा। नवाब खुश थी। उस रात वह देर तक खुशी भरे रिकॉर्ड बजा बजा कर उस छोटी सी कोठरी में नाचती रही जिसमें निवाड़ी का पलंग बिछा हुआ था। सरदार भी खुश थी। उसने फिर अपने डिबिया में से अफीम की एक बड़ी सी गोली निकाली और निकलकर सो गई। दूसरे दिन नवाब और ज्यादा खुश थी कि सोने के कड़े आने वाले हैं। हैबत खान खुद उसको कड़े पहनाने वाला है। वह सारा दिन मुंतजिर यानी इंतजार करती रही, पर वह ना आया। उसने सोचा शायद मोटर खराब हो गई हो, शायद वह रात को आए। वह सारी रात जागती रही, मगर हैबत खान ना आया। उसके दिल को, जो बहुत नाजुक था, उसको बड़ी ठेस लगी। उसने अपनी माँ को, या जो कोई भी वह थी, उसको बार बार कहा, देखो खान नहीं आया है। वो वादा करके फिर नहीं आया। वो फिर गया अपने वादे से, आया ही नहीं। वो सोचती और कहती, ऐसा ना हो कि कुछ हो गया हो उसे, और वह सहम सी जाती है इसे कहते ही। कई बार उसके दिमाग में आ रही थी मोटर का हादसा, अचानक बीमारी, किसी डाकू का हमला। फिर बार बार उसकी लॉरियों और मोटरों की आवाज़ों का ख्याल आ जाता, जिसको सुनकर हैबत खान हमेशा बौखला जाता था। वह सोचती रही, मगर उसकी समझ में कुछ ना आया। एक हफ्ता गुजर गया, मगर हैबत खान ना आया। इसी दौरान में 3-4 लॉरियां और 2 मोटरें उस कच्ची सड़क पर से धूल उड़ाती गुजर गई। नवाब का हर बार यही जी चाहा कि वह दौड़ती हुई उनके पीछे जाए और सबको आग लगा दे। वह महसूस कर रही थी कि यही वह चीज़ है जो हैबत खान के आने में रुकावट डालता है। फिर वह सोचती कि मोटरें और लारियां रुकावट का क्या बायस हो सकती हैं। फिर वह अपनी कम अकली पर हंसने लगती। यह बात उसकी समझ से बालातर थी कि हैबत खान जैसा तनोमंद मर्द मोटरों और लारियों की आवाज़ सुनकर सहम क्यों जाता है, और इस हकीकत को उसके दिमाग की पैदा की हुई कोई दलील जुटला न पाती। और जब ऐसा होता तो वह बेहद रंजीदा और दुखी हो जाती, और वह ग्रामोफोन पर दर्दीले रिकॉर्ड लगाकर सुनना शुरू कर देती। उसकी आंखें नमनाक हो जाती। एक हफ्ता और गुजर गया। एक रोज दोपहर को जब नवाब और सरदार खाना खाकर फारिग हो चुकी थी और कुछ देर आराम करने के बारे में सोच रही थी कि अचानक उन्हें बाहर कच्ची सड़क पर से मोटर के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। दोनों आवाज़ सुन के चौंकी कि यह आवाज़ तो हैबत खान के डोज की है। सरदार बाहर बाड़ की तरफ लपकी देखी, कौन है? पुराना ग्राहक है तो उसे डरका दे।
मगर वह सरकंडों के पास पहुंची तो उसने देखा एक नई मोटर में हैबत खान बैठा हुआ है और पिछली निशस्त पर एक खुशपोश और खूबसूरत खुश मिजाज जैसी खुशपोश यानी कि अच्छे सुंदर कपड़े पहने हुए और खूबसूरत औरत मौजूद है। हैबत खान ने मोटर कुछ दूर पर खड़ी की थी और बाहर निकला। उसके साथ ही पिछली निशस्त से वह औरत भी बाहर निकली। दोनों उनके मकान की तरफ बढ़ने लगे। सरदार ने सोचा, यह क्या सिलसिला है? औरत के लिए तो हैबत खान इतने दूर से आता है। यह औरत जो इतनी खूबसूरत है, जवान है, कीमती कपड़ों में मलबूस है, हैबत खान के साथ यहाँ क्या करने आई है? वह अभी यह सोच ही रही थी कि हैबत खान उस खूबसूरत औरत के साथ मकान में दाखिल हो गया। वह उनके पीछे पीछे चली। उसकी तरफ दोनों में से किसी ने ध्यान नहीं दिया था। जब वह अंदर पहुंची तो उसने देखा कि नवाब, हैबत खान और वह औरत तीनों निवाड़ी पलंग पर बैठे हुए हैं और एक खामोशी तारी है। अजीब किस्म की खामोशी। जेवरों से लदी फदी औरत किस कदर व्याकुल नजर आ रही थी। उसकी एक टांग बड़े जोर से हिल रही थी। सरदार दहलीज के पास ही खड़ी हो गई। उसके कदमों की आहट सुनकर जब हैबत खान ने उसकी तरफ देखा तो उसने उसको सलाम किया। हैबत खान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सख्त बौखलाया हुआ था। जेवरों से लदी फदी औरत की टांग हिलना बंद हुई और वह सरदार से मुखातिब हुई। हम आए हैं, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। सरदार ने सरतापा मेहमान नवाज बनकर कहा, जो कहिए, अभी तैयार करती हूं। उस औरत ने, जिसके खद्दोखाल से साफ जाहिर था कि वह धड़ल्ले की औरत है, सरदार से कहा, तुम चलो बावर्ची खाने, चूल्हा सुलगाओ, बड़ी देगची है घर में? है, सरदार ने अपना बजनी सिर हिलाया। तो जाओ उसको धोकर साफ करो। चलो बड़ी देगची निकाल के, सबसे बड़ी वाली निकालना, मैं अभी आती हूं। वह औरत पलंग पर से उठी और ग्रामोफोन देखने लगी। सरदार ने माजिरत भरे लहजे में कहा, क्षमा मांगते हुए, गोश्त तो यहां नहीं मिलेगा। उस औरत ने एक रिकॉर्ड पर सुई रखी। मिल जाएगा, तुमसे जो कहा है वह करो, और देखो ज्यादा आग जलाना, आग काफी होनी चाहिए। सरदार यह हुक्म लेकर चली गई। अब वह खुशपोश औरत मुस्कुराकर नवाब से मुखातिब हुई। नवाब, हम तुम्हारे लिए सोने के कड़े लेकर आए हैं। यह कहकर उसने अपना वैनिटी बैग खोला और उसमें से बारीक सुर्ख कागज में लिपटे हुए कड़े निकाले जो काफी वजनी और खूबसूरत थे। नवाब करीब बैठे हुए खामोश हैबत खान को देख रही थी। उसने कड़ों को एक नजर देखा और हैबत खान से बड़ी नरमो नाजुक मगर सहमी हुई आवाज में पूछा, खान, ये कौन है? उसका इशारा उस औरत की तरफ था। वह औरत कड़ों से खेलती हुई बोली, मैं कौन हूं? मैं हैबत खान की बहन हूं। यह कहकर उसने हैबत खान की तरफ देखा जो उसके जवाब में सिकुड़ सा गया था, और फिर वह नवाब से मुखातिब हुई, मेरा नाम हलाकत है। हलाकत। नवाब कुछ समझ ना सकी। वह उस औरत की आंखों से खौफ खा रही थी जो यकीनन खूबसूरत थी मगर बड़े खौफनाक तौर से खुली हुई थी। उनमें से जैसे आग बरस रही थी। फिर वह जरा आगे बढ़ी। उसने सिमटी हुई समी हुई नवाब की कलाइयाँ पकड़ी और उसमें कड़े डालने लगी। यकायक उसने नवाब की कलाइयाँ छोड़ दी और हैबत खान से मुखातिब हुई, तुम जाओ हैबत खान, मैं नवाब को अच्छी तरह से सजा बनाकर तुम्हारी खिदमत में पेश करती हूँ। हैबत खान चकित था। जब वह न उठा तो औरत जिसने अपना नाम हलाकत बताया था जरा तेजी से बोली, हैबत, जाओ, सुना नहीं तुमने? अभी पेश करती हूँ तुम्हारी खिदमत में से। हैबत खान कांपा और नवाब की तरफ देखता हुआ बाहर निकल गया। वह बहुत मुतजरिब यानी घबराया हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, क्या करे। कोठरियों से बाहर एक बरामदा सा था जिसके एक कोने में टाट लगा बावर्ची खाना था।
हैबत खान ने देखा कि सरदार आग सुलगा रही है। उसने कोई बात न की और सरकंडों के उस पार कच्ची सड़क पर चला गया। उसकी हालत नीम दीवानों की सी थी। जरा सी आहट पर चौंक उठता था। थोड़ी देर के बाद उसको दूर से एक लॉरी आती दिखाई दी। उसने सोचा वह लॉरी रुकवा दे और फिर उसमें बैठकर वहां से गायब हो जाए। जब लॉरी उसके करीब पहुंची तो ऐसी धूल उड़ी, ऐसी धूल कि वह धूल में गुम हो गया। उसने आवाजें दी मगर धूल के बायस उसका हलक इस काबिल ही न रहा कि वह बुलंद आवाज में कुछ कह पाता। गर्दो गुबार कम हुआ तो हैबत खान तकरीबन नीम मुर्दा था। उसने चाहा कि सरकंडों के पीछे उस मकान में जाए जहां उसने कई दिन और कई रातें नवाब के अलहड़ पहलू में गुजारी थी, मगर वह जा न सका। उसके कदम ही न उठते थे। वह बहुत देर तक कच्ची सड़क पर धूल में लथपथ खड़ा सोचता रहा। वह औरत जो उस वक्त नवाब के पास थी, उसके साथ उसके ताल्लुकात काफी पुराने थे। बहुत पुरानी बात है जब वह उस औरत के खाविंद की मौत पर अफसोस करने गया था जो उसका लंगोटिया था। वह मातम पुरसी दोनों के बाहमी ताल्लुकात में तब्दील हो गई। दूसरे दिन वह उस औरत के घर में था। उस औरत ने उसे ऐसे हुक्म भरे अंदाज में अंदर बुलाया और फिर ऐसे तहक्कुम के साथ, मतलब हुक्मराना अंदाज में अपना आप उसे सुपुर्द किया था जैसे वह उसका गुलाम हो। तब हैबत खान औरत के सामने बिल्कुल कोरा था। शाहिना के अजीबोगरीब तहक्कुम भरा उसका जो तरीका था, उसका जो अंदाज था, उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। शाहिना के पास बेअंदाजा दौलत थी, कुछ उसकी अपनी और कुछ उसके महरूम खाविंद की। हैबत खान को इस दौलत से कोई सरोकार नहीं था। शाहिना उसकी जिंदगी की सबसे पहली औरत थी और वह उसके हुक्मों के नीचे दबकर रह गया था। बहुत देर तक वह कच्ची सड़क पर खड़ा सोचता रहा, कांपता रहा। आखिर उससे न रहा गया। वह सरकंडों की ओट में छुपे मकान की तरफ बढ़ा। बरामदे में टाट लगे बावर्ची खाने में उसने सरदार को कुछ भूनते हुए देखा। भून रही थी सरदार। जब वो अंदर उस कोठरी की तरफ बढ़ा जहां निवार का पलंग बिछा था तो उसने दरवाजा बंद पाया। उसने होले से दस्तक दी। चंद लम्हात के बाद अंदर से दरवाजा खुला। उसने देखा कच्चे फर्श पर खून ही खून फैला हुआ है। वह कांप उठा। फिर उसने शाहिना की तरफ देखा जो दरवाजे के पट के साथ लगी खड़ी थी। शाहिना ने कहा, मैंने तुम्हारी नवाब को सजा बना दिया है। हैबत खान ने अपने खुश गले को किसी कदर तर करते हुए कहा, नवाब कहाँ है? शाहिना ने जवाब दिया, कुछ तो पलंग पर है और कुछ उसका जो बेहतरीन हिस्सा था ना बावर्ची खाने में। शाहिना हैबत खान पर हैबत तारी हो गई। वह कुछ कह ना सका, वहीं खड़ा रहा। उसने आंखें फाड़कर देखा, फर्श पर खून के साथ खून भरे गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े और भी पड़े हुए थे। खून में लथपथ एक तेज छुरी भी पड़ी हुई थी और निवाड़ी पलंग पर कोई खून आलूदा चादर ओढ़े लेटा हुआ था। शाहिना ने मुस्कुराकर कहा, चादर उठाकर दिखाऊं? तुम्हारी सजी बनी नवाब है, मैंने अपने हाथों से उसका श्रृंगार किया है। तुम पहले खाना खा लो, बहुत भूख लगी होगी तुम्हें। सरदार बड़ा लजीज गोश्त बनाती है। बोटियां मैंने खुद अपने हाथों से काटी है। हैबत खां के पांव लड़खड़ा गए। वह बमुश्किल चिल्लाया, शाहिना आया, तुमने क्या किया? शाहिना मुस्कुराई, जाने मन, पहली मर्तबा नहीं, यह दूसरी मर्तबा है। मेरा खाविंद, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, तुम्हारी तरह बेवफा था। मैंने उसको खुद अपने इन्हीं हाथों से मारा था।
और उसका गोश्त पकाकर चीलों और कौवों को खिलाया था। तुमसे मुझे बहुत प्यार है, बहुत प्यार करती हूँ तुम्हें, इसलिए मैंने तुम्हारी बजाय। उसने जुमला मुकम्मल न किया और तेजी से पीछे हटी और अब उसने हाथ बढ़ाकर खून आलूदा चादर खींच दी। हैबत खान की चीख उसके गले के अंदर ही फंसी रह गई। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि शाहिना कार चला रही है और वह गैर इलाके में है, किसी अनजाने से इलाके में, गैर इलाके में है। शाहिना कार चला रही है। मोहब्बत के कई रंग, मंटो के संग। भयंकर, सचमुच भयंकर।